दोस्तों, जब मैंने मन में सोचा था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास 9th क्लास, मैं उससे भी पहले सोचता था कि मुझे बनना है। बिकॉज कोई था जिसने कुछ बुक्स मेरे घर में रखी थी, मेरे मामा ने, लॉ की। और उस लॉ की बुक्स मेरे घर में इतनी सारी पड़ी हुई थी कि मैं उनको पढ़ के बहुत इंटरेस्ट लेने लगा कि यार, रियली व्हाट इज दिस लॉ? This is a very strong professional career where a person who has a capability to shake the entire nation with the power of law. बहुत चीजें उसमें इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि लॉ कितना पावरफुल होता है। इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, whosoever comes, all has to be regulated under the law. तो लॉ को इतना पावरफुल देखते हुए कि इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोर्ट कचहरी जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंस है, दैट इज डिफरेंट थिंग। कहीं हो और ना हो दबाव, वो अलग चीज है, बट एज पर द लॉ टोटल इंडिपेंडेंट है। एज अ जज यू डोंट हैव एनी प्रेशर, यू कैन टेक एनी डिसीजन वट एवर यू वांट फिट अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी पावर एक जज के पास है। ये सब चीजों को सोचने के बाद मुझे बहुत पावरफुल प्रोफेशन लगा लॉ, और मैंने लॉ को चुना। मैंने इंजीनियरिंग भी की है, बट मेरा फोकस हमेशा से लॉ की तरफ था, तो मैंने लॉ चुना। और बहुत सारे लोगों ने भी लॉ इस चीज को चुना होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है जो गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्शंस देता है, गवर्नमेंट को बाइंडिंग करता है। आप समझिए कि वो एक ऑर्डर उस गवर्नमेंट को हिला के रख देता है। ये पावर है जुडिशरी की। जुडिशरी की ये पावर है, गवर्नमेंट उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने लॉ करी थी। और अभी रिसेंटली 2025 में एक बहुत अनफॉर्चुनेट ईयर है, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से 2014 में एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 का एक्ट लेकर के आई थी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो जजों की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट्स होगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। और उस एक्ट में क्या था कि मैम जो कॉलेजियम था, कॉलेजियम का मेंबर में प्राइम मिनिस्टर को, एक रूल जो रूलिंग पार्टी है उसका मेंबर्स को, और भी कई ऐसे एग्जीक्यूटिव लोगों को, लेजिस्लेचर्स के वहां के लोगों को उठा करके उसमें एनजी एक्ट में डाला था कि ये लोग का भी हक होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को चुनने का। सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि इस तरीके से तो फिर ये बचा क्या? जब गवर्नमेंट हमारे ऊपर डोमिनेट कर लेगी, जब गवर्नमेंट हमको चुनेगी, सारी चीजें गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग को अल्टीमेटली गवर्नमेंट के प्रेशर में, गवर्नमेंट के कंपल्सन में काम करना पड़ेगा। और हमारी इंडिपेंडेंसी पे ये बहुत बड़ा खतरा होगा। आज ये इतना लेके आएंगे, कल वो और बढ़ाएंगे, कल वो और बढ़ाएंगे। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए उस बिल को, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो एक्ट था 2014 का, उसको कंप्लीटली नल एंड स्ट्रक्टिफाइड कर दिया। वही चीज आज रिपीट हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी, हर एक तरीके से पूरा जितना हो सकता है उतना यूज कर रही है। चाहे वो आर्बिट्रेरी हो, चाहे कैप्रिसियस हो, चाहे इलीगल हो, कोई मतलब नहीं है, बना दो। एंड क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत पावरफुल चीज होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो अकेले नहीं होती है। यहाँ कोई एक पर्सन नहीं है जो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 140 करोड़ पीपल। 140 करोड़ जिसको चुनते हैं, जिसको चाहते हैं कि हमारा देश चलाए, दैट इज अ गवर्नमेंट। सो दैट इज द थिंग, द गवर्नमेंट इज सो पावरफुल। उसीलिए उस पावरफुल को वो जो भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में कोर्ट उसमें ध्यान रखती है कि इंटरफ्रेंस ना हो। एडवोकेट एक्ट 1961 में है जो है, अमेंडमेंट आज हुआ है एडवोकेट एक्ट बिल 2025। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही हानिकारक है, जो एडवोकेसी के लिए, एडवोकेट प्रोफेशंस के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा डेंट है। वो डेंट ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं। पहला है कि सेक्शन 41D क्लॉज एक नया इंसर्ट हुआ है, क्लॉज एडवोकेट एक्ट 1961 में, जिसमें कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ की, लीगल प्रोफेशन की, इंडिया में, भारत में जो लॉ कोर्सेज चलते हैं, एडवोकेट्स एनरोलमेंट होता है, एडवोकेट्स के रूल्स बनते हैं, उन सभी चीजों को टेक केयर करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होंगे उनका इनबिल्ट होगा, उसका एनमेंट होगा, उनको भी उसमें मेंबर बनाया जाए, ऐसा सेक्शन 41D में लिखा हुआ है। सोचिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एंट्री एडवोकेट प्रोफेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में।
दूसरा है कि फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ए के बालाजी के केस में कहा था कि जो भी फॉरेन लॉ है, मतलब फॉरेन लॉ फर्म्स है जो आउट ऑफ इंडिया की लॉ फर्म्स है बट इंडिया में आई हुई हैं, तो वो दे डोंट हैव एनी राइट टू प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडियन कोर्ट्स, बट व्हाट दे आर हैविंग दैट दे कैन गिव एडवाइस टू द क्लाइंट्स। इतना काम वो कर सकते हैं। बट इस सेक्शन के तहत अब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसके तहत ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं इसमें इन्होंने डाल दिया कि फॉरेन लॉ फर्म्स भी अब इंडिया में कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस कर सकती है। जबकि जजमेंट ये कि फॉरेन लॉ फर्म्स जो है आर्बिट्रेशन कर सकती है एज अ थर्ड पार्टी, बट कोर्ट ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कमर्शियल कोर्ट है, वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ये था। फिर है कि सेक्शन 49 बी में चेंज आया है एडवोकेट बिल 2025 में कि 49 बी जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है सेक्शन, इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो कोई भी डायरेक्शंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं अब एडवोकेट का ये होगा, अब एडवोकेट के ये रूल्स होंगे, अब एडवोकेट ऐसे चलेंगे, एडवोकेट को ये होगा, अब कोई गलती करता है तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी बनेगी एडवोकेट्स पे कार्रवाई करने के लिए, इन पे डिसिप्लिनरी कमीशन केस चलाने के लिए, जो भी है ए टू जेड वट एवर, मतलब कंप्लीट मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवोकेट्स ऑन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दिस सेक्शन 49 बी। एंड अनदर इज सेक्शन 24। देखो सेक्शन 24 ये है फी स्ट्रक्चर के बारे में। जब भी कोई पर्सन जो लॉ करने के बाद एनरोलमेंट के लिए जाता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अर्लियर इट वाज अ फीस इन दिल्ली बार काउंसिल इट वाज 16,000 रुपीज वन टाइम मेंबरशिप फी, उसके बाद रेगुलेशन रिन्यू होता है, वो अलग चीज है। बट बार काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको रिड्यूस करके, जो पहले एडवोकेट एक्ट 1961 में रूल में था 1800 रुपए के आसपास मुझे लगता है, शायद जो भी था बहुत कम अमाउंट था, उस अमाउंट को रेगुलेट किया। हाँ 700 रुपीज कि 700 रुपए एनरोलमेंट की फीस होगी। हर स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शन भी दिए और 700 में सब लोग एनरोलमेंट कर भी रहे थे। बट इसके बाद अब इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी द फीस ऑफ एनरोलमेंट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप समझिए कि किस तरीके से जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर के एक मसाले की खेती करने से शुरू किया और भारत पे कब्जा कर दिया, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस तरीके से एडवोकेट प्रोफेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल करके सारी चीजों में धीरे धीरे घुसने का प्रयास कर रही है। इसके बाद है आपका न्यू सेक्शन से लीगल प्रैक्टिशनर। देखो लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट एक्ट 1961 में एक डेफिनेशन दी थी कि लीगल प्रैक्टिशनर वो होता है जो रेगुलरली बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ केस को लड़ता है, पीपल्स को डिफेंड करता है, लोगों को डिफेंड करता है और उनके बारे में, उनके हक के लिए, फंड जो भी चीजें हैं, राइट्स के लिए खड़ा होता है, लड़ता है। अब इन्होंने क्या कर दिया सेक्शन 2A डेफिनेशन में लीगल प्रैक्टिशनर में कि हर एक व्यक्ति, इवन लॉ फर्म जो या फिर जो लीगल एडवाइजर्स हैं या फिर वो व्यक्ति भी जो किसी प्रैक्टिस मतलब अदर देन लॉ, जो कोर लॉ होता है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करने का, उससे हट करके भी कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहा है, इन सब चीजों में भी जॉब कर रहा है, तो उसको भी एक लीगल प्रैक्टिशनर की इस कैटेगरी में डाल दिया है। आप समझिए ये बोल दिया है। फिर बोला है कि सेक्शन 24B ये बोलता है कि अगर कोई भी एडवोकेट 3 साल की सजा हो जाती है किसी केस में, तो जो है उसका नाम परमानेंटली वहां से डिबार करके एज अ एडवोकेट कभी भी एनरोल नहीं हो सकता है। तो ये चीज इन्होंने नई लेके आए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बिल में लेकर के आई है। दैट्स अ वेरी हार्मफुल बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फ्रेम एनी एडवोकेट इन अ पर्टिकुलर केस, जो कि बहुत इंडिया में होता है, किसी को भी फ्रेम कर दो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो सजा होनी है, 3 साल मिनिमम किसी भी केस में तो हो जाती है। तो बहुत बड़ा एक डिवास्टेटिंग है, ये बहुत हार्मफुल चीज है। फिर बोला है कि सेक्शन 26 क्लॉज सी और डी में कि जो एडवोकेट्स है उसके पास अब कोई भी तरीका नहीं है स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट करने का। मतलब आप समझिए कि रूल क्या था कि एडवोकेट ठीक है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, अगर उनको प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है तो वो जाके करे, बट कोर्ट को स्ट्राइक और कोर्ट को बंद करने का पावर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कई बार कह भी चुका है कि किसी भी एडवोकेट को, बार एसोसिएशन को ये पावर नहीं है कि वो कोर्ट बंद कर दे। मतलब कोर्ट में एडवोकेट, कोर्ट तो चलती है, जज भी बैठते हैं, बट कोई एडवोकेट नहीं जाता है वहां पे प्लीडिंग्स करने के लिए, बहस करने के लिए। तो इसमें भी बोला कि कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन से एडवोकेट्स नहीं कर सकते, जो कि बहुत गलत है।
एटलीस्ट इसमें ये होना चाहिए कि एडवोकेट जो चाहे वो कर सकते हैं भाई, दे हैव अ फुल प्रोटेक्शन राइट, इट इज नॉट अबाउट दैट। बट हाँ, कोर्ट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज है। उसके बाद है कि 48 बी सब क्लॉज 2 में है कि गिवन डायरेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बना दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ऐसा पावर है कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो मैंने पहले भी आपको बताया, और स्टेट बार काउंसिल्स को कोई भी उनको इम्पोर्टेंस लगता है तो वो कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। और आप समझिए कि ये सारी चीजें हैं। फिर बोला है कि कोई भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर प्रोविजंस को लेकर के, इसको लेकर के एक नया जो है, ये बहुत अच्छी चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लेकर के आई है कि इनको लेकर के प्रोटेक्शंस को लेकर के, इनके सेफ गार्ड्स राइट को लेकर के कुछ जो है रूल्स बनाएंगे। बट अभी बनाया नहीं है इस बिल में। ये भी एक कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि अभी क्यों नहीं बनाया, बाद में क्यों बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स कि जो शो करता है कि हमारी एडवोकेट्स बिल 2025 एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग बिल है, जो कि अगर एक्ट बनता है तो एडवोकेट समझिए कि नाउ जो एक प्रोफेशन है, independent, totally escaped out from these all things, rascal things, the pressure, undue pressure, a government intervention, वो चीज अब इंट्रोड्यूस हो जाएगी। बहुत बड़ा ही ये नुकसान है। इसीलिए सभी एडवोकेट्स भाई को इसका अपोज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रिट पिटिशंस फाइल करिए अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में, पूरे एकदम बहुत फाइल करिए, और इतनी फाइल करिए कि इसमें एकदम स्ट्रक डाउन हो और गवर्नमेंट इसको हटाए। अन्यथा ये एक इंट्रोडक्शन है एंट्री करने का, ये बहुत बड़ा इसमें नुकसान एडवोकेट्स प्रोफेशंस का, एडवोकेट एथिक्स का और एडवोकेट रेगुलेशंस का होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद।